उस शानदार तिथि के लिए जिसे मनाने की खातिर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। तो उपाध्याय जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि 9 अगस्त का दिन उन्होंने चुना इस विषय पर कुछ विमर्श के लिए, मंथन के लिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आज की तिथि जिस दिन हम सभी बैठे, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि इतिहास के उस घटनाक्रम पर अगर चर्चा न किया जाए तो शायद हम एक राजनीतिक बेईमानी करेंगे, क्योंकि इतिहास में जो 9 अगस्त दर्ज है, आप इस बात को जानते हैं कि एक दिन पूर्व महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के समूचे शीर्षस्थ नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एक भी विख्यात कांग्रेस का नेता उस समय बाहर नहीं था। संयोग से गांधी जी ने जो भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दी देश छोड़ने की, उसके लिए जो उनका वाहक दल था मुख्य रूप से कांग्रेस, उस कांग्रेस का कोई नेता बाहर नहीं रहा उस आंदोलन को चलाने के लिए। तो जो गांधी का अंतिम आह्वान था इस देश की आज़ादी के लिए, जो निर्णायक लड़ाई थी 42 की, वो 42 की पूरी लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे उस समय, जो गांधी जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे कांग्रेस के नेता, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये प्रमुख वो लोग थे जिन लोगों ने 42 के उस निर्णायक लड़ाई को नेतृत्व प्रदान किया। और हमारा ख्याल है कि ब्रितानी हुकूमत के अंत के लिए सबसे प्रभावकारी निर्णायक ये लड़ाई हुई सन 1942 की, और जिसमें सबसे ज़्यादा इस देश के तरुणों के, युवा लोगों के सबसे जो परम प्रिय नेता थे वो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण तो इस मामले में ग्लोबल हिस्ट्री में, पूरे विश्व के इतिहास में एक अद्भुत ऐसे प्रणेता थे क्रांति के। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी महापुरुष को, किसी भी प्रवर्तक को ये इतिहास ने ये यश नहीं दिया जो यश जयप्रकाश नारायण थे, क्योंकि दो बड़ी क्रांतियों की अगुवाई करने का जो इतिहास में मौका दिया वो जयप्रकाश नारायण को दिया, चाहे वो 42 का आंदोलन हो, चाहे वो 74 का आंदोलन। तो आज जिन मुद्दों पर आप बैठे हैं यहाँ चर्चा करने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उस निर्णायक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग अगर कुछ भावी सपना अगर उन्होंने देखा था कि उनके मुताबिक अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, कैसा भारत, तो आज तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समीचीन है कि मुझे ये विचार करना चाहिए कि चाहे स्वाधीनता संग्राम के मूल्य हों, चाहे वो 42 के आंदोलन में जो लगे हुए लोग थे उनकी जो भारत को बनाने की सोच थी कि कैसा भारत हमारा बनेगा, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। तो ऐसा तो मैं मानता हूँ इस बात को कि चाहे सरकार भले इस काल को अमृत काल कह दे, लेकिन 75 वर्षों के बाद भी हमको लगता है कि वो सारे सपने आसमान में टंगे, अभी वो धरती पर आकार नहीं ग्रहण कर पाए। और मैं ये मानता हूँ कि जिन ऐतिहासिक अन्यायों की चर्चा आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अगर सचमुच स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में अगर सत्ता गई हुई सचमुच, तो ऐसा मैं मानता हूं कि आज हम सभी को इन विषयों पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलता और सभी को सामाजिक न्याय मिला, वो जस्टिस मिला होता। आप जानते हैं इस बात को कि लोकतंत्र निराकार, कोई भी सिद्धांत निराकार, कोई राजनीतिक दर्शन निराकार, और उसके जो साकार रूप होते हैं उसको क्रियान्वित करने वाले कार्यक्रम। तो लोकतंत्र निराकार है और उसका साकार रूप हर 5 वर्ष में आने वाला वोट है। उसका साकार रूप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की विधायिकाएं हैं, जो राज्यों में काम करने वाली जो विधानसभाएं हैं। तो ये जो विधायिकाएं हैं और 5 वर्षों में होने वाला जो वोट है, ये लोकतंत्र के निराकार रूप का साकार रूप, ये सगुण पक्ष। तो आज इस पर हमको ये बहस करनी है कि जिस शासन की पद्धति में आप हैं, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे आप हैं, अभी तक मेरे जैसा आदमी इस बात को मानता है
कि सबसे गरिमापूर्ण अगर शासन की कोई पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये अंतिम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अब तक आविष्कृत जो शासन की पद्धतियां हैं उसमें सर्वोत्तम मानवीय अगर कोई शासन की पद्धति है तो वो संसदीय लोकतंत्र। तो आपको संसदीय लोकतंत्र के दायरे में ही रह के आप सुधार की बात कर रहे हैं, इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपको ये विचार करना है कि लोकतंत्र में प्राइम मूवर है पॉलिटिक्स। आप सांस्कृतिक चेतना जगा लीजिए, सामाजिक चेतना जगा लीजिए, लेकिन अगर राजनीतिक मोर्चे को आपने छोड़ दिया तो ये बातें कहीं कुछ नहीं बनेगा। असली बात तो राजनीतिक नेतृत्व पर होनी है। हम ये मान के आए थे आज कि आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि सरकारों के परिवर्तन से हमारे देश के लोकतंत्र के सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। सरकारें बदल रही, हमारे देश की जनता के सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। आज तो हालत ये है कि तरक्की के बड़े बड़े मॉडल खड़े हो गए जिसकी चर्चा हमसे नहीं कर रहे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो हमने विकास का मॉडल जिसका अंधानुकरण हमने पश्चिम से लिया, जो हमारा स्वतः चिंतन नहीं है, हमारा कोई स्वदेशी चिंतन नहीं, क्योंकि अगर इस मुल्क को बनाना है तो गांधी के सपने के मुताबिक बनाइए, लोहिया के सपने के मुताबिक बनाइए, जयप्रकाश नारायण के सपने के मुताबिक बनाइए, क्योंकि गांधी को नकार के इस मुल्क की जो अपनी समस्याएं हैं वो आयातित किसी तकनीक के जरिए या किसी विचारधारा के जरिए आप नहीं कर सकते। तो जो भारतीय समाजवादी चिंतन है ये भी कोई आयातित चीज नहीं है। ये डॉक्टर राममनोहर लोहिया का या जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद का जो चिंतन है वो गांधीवाद का ही विस्तार है। अब गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही, डॉक्टर लोहिया ने उसे विस्तार दिया, चौथनवा राज कहा। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा गांधी जी ने कही, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सिविल नाफरमानी उसे कहा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे वहां एक बड़े पुराने समाजवादी अनपढ़ एक कार्यकर्ता थे जिनके स्कूल से निकलने वाले लोग 4-4 बार 6-6 बार सांसद बने। वो जात के गोड़ थे, मोहर भाई उनका नाम था। तो एक बार डॉक्टर राममनोहर लोहिया देवरिया गए और देवरिया की डोडी के डांगुले में शाम को बैठे थे और सिविल नाफरमानी पर चर्चा हो रही थी। तो चर्चा ये हो रही थी कि हमारे नारों की भाषा भी इतना बोधगम्य हो कि आम जन इस बात को समझ पाए कि क्या बातें कही जा रही, क्योंकि लोहिया ने जो नारा गढ़ा था उसमें संपूर्ण समाजवाद का दर्शन था। अब आज तो कंगाली आ गई नारों की। अब आप बताइए नहीं, महापुरुषों के खत्म होने के बाद भारतीय राजनीति में कोई बता दे सार्थक नारा, एक सार्थक नारा बता, आज आपको नहीं मिलेगा। तो लोहिया जी वहां चर्चा कर रहे थे इस पर, तो मोहर भाई से संवाद कर रहे थे, तो वो अनपढ़ मोहर भाई ने ये कहा कि सिविल नाफरमानी को तुम्हारा शब्द कुछ अटपट लग रहा है, तो इसको क्यों नहीं ये कहा जाए कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा ये मानो बिल्कुल यही अर्थ है सिविल नाफरमानी, कि हम मारेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे, अत्याचार करने वाले पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं, उसके इनजस्टिस का हम विनय पूर्वक अवज्ञा करते रहेंगे। तो डॉक्टर लोहिया ने संशोधन किया और ये कहा मारेंगे नहीं मानेंगे। और जितने आप लोहिया जी के जमाने में समाजवादी नारों को आप उठा के देखिए, चाहे अंग्रेजी के खिलाफ हो चाहे अन्य चीजों के खिलाफ हो, आप देखिए पूरा दर्शन है वो। और आज कारपोरेट कल्चर की स्थिति ये है कि जो लाइजनिंग करने वाले बड़े लोग हैं, कंपनियां हैं जो ये काम कर रही है, पीआर की कंपनियां, ब्रांड नेताओं को ब्रांड, जो नेता के प्रचार का प्रमोशन का पूरा जिम्मा ले रही है, पैसा कमा रही है। अब वो नारे गढ़ रहे हैं, वो क्या नारे गढ़ेंगे, खटिया पर बैठो, क्या क्या करता था वो, जो आज खुद उतर गया है चुनाव लड़ने के। तो ये लोग जो धरती से कटे हुए लोग हैं, जो 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 किसी प्रशिक्षण से नहीं निकले, जो राजनीतिक दीक्षा लेके नहीं निकले, तो ऐसे लोगों की जिम्मे ये एक मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, ये धन दूना तीना चौगुना करने का मंत्र जान सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो नहीं हो सकती ना। तो जो जनता में रमा नहीं है, जो जनता की समस्या को जाना नहीं है, अगर आप उसे वहां बैठा देते हैं तो चीजें नहीं बन सकती। हमारे वहां एक अनपढ़ नेता थे जो केंद्र में भी मंत्री बने, उनका नाम था गेदा सिंह। गेदा सिंह मूल रूप से समाजवादी थे, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में गए। और मैं आपको बताऊं तिवारी जी, जान के आप हैरत करेंगे कि पूर्वांचल में जो कृषि के उत्पाद में इंकलाब आया, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसी निरक्षर गेदा सिंह का है। गंडक नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने का जो कॉन्सेप्ट है वो उस अनपढ़ आदमी की देन है। जो गंडक कैनाल का जो
मतलब नहरों के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। और सारी केंद्रीय बड़ी परियोजनाएं, लोकहित की बड़ी परियोजनाएं, अविभाजित जनपद में, देवरिया जनपद में जो गया गन्ना शोध संस्थान, आज उनकी प्रजातियां देश ही नहीं दुनिया में, आलू प्रजनन केंद्र। तो मेरा ये कहना कि कुछ लोग जो ये तर्क देते हैं कि नहीं, बहुत पढ़ा लिखा विश्वविद्यालय का जो डिग्री लिया हुआ आदमी रहेगा, वो जब जाएगा पार्लियामेंट और विधानसभा के भीतर, तो बहुत सारी लंबी औपचारिक उपाधियां लेके जाने वाले पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने वाले लोग हैं, उनका आप देख लीजिए क्या अवदान है, क्या योगदान है उनका, क्या परिवर्तन कर लिया। मामूली दिनों के लिए डॉक्टर लोहिया गए हैं लोकसभा और उसके बाद वो मर गए, 63 में गए वो, और 67 में चुनाव जीते लेकिन वो मर गए दोबारा। और वहां जाने के बाद आप हैरत करेंगे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र को जो नया डायमेंशन दिया वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने अल्पकाल में, और जो जीवंत बहस उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर करा। तो कहना यह है कि जीवित इंसान की जिंदगी को संवारने का काम इन्हीं विधायिकाओं से होना है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हिंदुस्तान की विधानसभाएं हो, वहां जो जनता के बीच से चुन के जाने वाले लोग हैं। तो आज मेरा मकसद ये था कि सरकारें तो बदल रही है, बार बार बदल रही है, हर 5 साल के बाद बदलेंगी, चीजें होंगी। हम लोग आज चर्चा इस बात पर मैं ये करना चाह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम सब संकल्प क्यों नहीं लें। जैसे एक इस सवाल को लेकर 74 का आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया, लेकिन जयप्रकाश जी के पास खुद का कोई समर्पित कोई उनके पास वैचारिक संगठन नहीं था, उनके उधारू लोग, संपूर्ण राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उनको मिले ये लड़ाई लड़ने के लिए, जो अपने अपने जो राजनीतिक दल, जो उनके अपने नेता थे, जो प्रमुख थे, उनके द्वारा वो निर्देशित हो रहे थे। जयप्रकाश नारायण के अपने लोग नहीं थे, मैंने संपूर्ण क्रांति के प्रति समर्पित कोई वाहक दल नहीं था, कोई वाहक संगठन नहीं था। परिणाम यह हुआ कि एक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो आंदोलन आगे नहीं चल पाया। जो उसकी स्पिरिट थी उस आंदोलन की, वो खत्म हो गई। तो वो जो उसका मुख्य मामला था, वो मुख्य मामला था व्यवस्था परिवर्तन का। और उन्होंने जो चीजें कहा था कि भारत के लोकतंत्र में जो बुराइयां आ गई हैं उसे कैसे दूर करना है, लोकतंत्र की जो संवाहक पार्टियां हैं, जब तक उनके भीतर इनर डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगी तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि लोकतंत्र के अच्छे परिणाम आ जाए। तो पहली शर्त तो ये है कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, आप उनको देखिए, उनके भीतर लोकतंत्र है, उनके वहां कोई बहस मुबाहिसा हो रहा है, उनके वहां कोई डिबेट से फैसले हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो हीरो वर्शिप का कल्ट है, या परिवार आधारित पार्टियां हो गई, या व्यक्ति आधारित पार्टियां हो गई, ये तो मूल रूप से आप ये समझिए, ये सारी व्याधियां एक तरह से कैंसरस है भारत के लोकतंत्र के लिए। तो मेरा विचार ये था कि कुछ जो व्यवस्था परिवर्तन के बाद, जैसे केवल ऐसे लोग जो व्यग्र हैं विधानसभा के भीतर जाने की या तत्काल पार्लियामेंट के भीतर जाने की, आप उनको उपकरण नहीं बना सकते। इस दीर्घकालिक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आप उन्हें हथियार नहीं बना सकते। तो हम सभी को कोशिश ये करनी होगी कि ऐसे लोग जिनसे मेरा संवाद हो, जहां से इन मुद्दों के खातिर लोग निकल के आए, तो बात बने, कुछ आगे बने। लेकिन आज सर्वाधिक जो आपको भीड़ दिख रही है, वो भीड़ तो दिख रही है पार्लियामेंट में जाने के लिए, असेंबली में जाने के लिए, दलों के अंदर जो वहां जो भीड़ आपको दिख रही है। तो जो यंगस्टर आ रहा है, वो राजनीति में जो आकर्षित हो रहा है, वो इन मुद्दों पर नहीं, उसका आकर्षण, इन मुद्दों के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण दूसरे मुद्दे पर है। तो ये जो चीजें, जितनी बात आप बता रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, या जो नए खतरे हों, ये नए तकनीक के जो नए खतरे हैं, आने वाले दिनों में जब हमारे देश में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई कागज पर हमारी चीजें खुद की नहीं होंगी, तो कल्पना आप करिए कि अगर ये सिस्टम हाईजैक हो जाता है तो उस दिन किस तरह की अराजक स्थिति आपके देश के भीतर होगी। इन सारी चीजों पर तो बहस आप करेंगे ही, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपने बना रखा है, आखिर इस शैडो गवर्नमेंट का मकसद क्या है। जैसे ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में आज भी अस्तित्व में है शैडो गवर्नमेंट, जो वहाँ अपोजिशन की पार्टी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के बरक्स अपना एक नेता खड़ा करती है, विदेश मंत्री के बरक्स एक अपना विदेश मंत्री तैयार करती है। वो इस बात के लिए करती है कि संसद में जब इन चीज़ों पर चर्चा हो तो हमारा अपोजिशन का आदमी भी उस पर वैकल्पिक कार्यक्रमों के साथ पेश हो कि तुम्हारी ये बात गलत है, हमारे ये मॉडल है, हम ये चाहते हैं।
और इसीलिए आपको जानकारी होगी, जहां से हम लोग इस बात को शैडो गवर्नमेंट को ले रहे हैं। शैडो गवर्नमेंट तो अस्तित्व में है ही है वहाँ ब्रिटेन के भीतर, लेकिन हमारे वहाँ कांग्रेस के ज़माने में ये एक शैडो गवर्नमेंट कांग्रेस के भीतर बना था, जिसमें विदेश मंत्रालय दिया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे। और पहली बार भारत ने वैदेशिक मामलों में अपना स्टैंड क्लियर किया कि नॉन अलाइनमेंट हमारा विश्व की राजनीति में हमारा स्टैंड, हम महाशक्तियों के किसी खेमे के साथ नहीं करेंगे, हम नॉन अलाइंड मुल्क होंगे और उन देशों के हम साथ खड़े होंगे जहां साम्राज्यवाद से मुक्त होने का जन आंदोलन खड़ा होगा। इसलिए हम बराबर विश्व की राजनीति में उनके साथ खड़े। आज आप देखिए हम कितना हिचक रहे हैं। आज गजा में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान के भीतर में कहाँ चर्चा हो रही है? आप बताइए, हमारी पार्लियामेंट में कहाँ चर्चा हो रही है? हम कहाँ उसे कंडम कर रहे हैं? अन्य बातों पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन गजा में इतना इंसानियत पर हमले हो रहे हैं, आज चर्चा हो रही है। और आप तलाश रहे हैं कि एक मामूली झड़प हुआ पाकिस्तान के साथ, एक नेपाल तक आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। वैदेशिक नीति का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, कौन बचा है आपके साथ? और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जिसकी चर्चा आप सभी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह ने सर्च इंजन और फला और ठिकान, ये मनमोहन सिंह विश्व बैंक के आदमी थे। मनमोहन सिंह अमेरिकी नीतियों के परस्त आदमी थे, और अब मनमोहन सिंह कैटलिस्ट हुए ये WTO और विश्व व्यापार का जो झमेला था और जिस संकट में भारतवर्ष को फंसा दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि मनमोहन सिंह इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी, और मनमोहन सिंह ने सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरसिंहारा को अपने हाथ का खिलौना बनाया और WTO के लिए, विश्व बाजार के लिए भारतवर्ष की सीमाओं को उसने खुलवा दिया। और आज 25-30 वर्षों में जो दुश्वारियां हम सभी बैठ के तय कर रहे हैं, आज हमारे सामने चुनौती है कि हम 10-20 हजार की रैली नहीं कर सकते, एक बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्वविद्यालयों में आज उठा के आप देख लीजिए, एक सार्थक विद्यार्थी आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा, राष्ट्रीय आंदोलन मर गए हैं हमारे मुल्क के भीतर, कहीं हैं, कहीं आप देख रहे हैं। कारण ये है कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति को जो प्रमोट कर रहा है, जिसका अमेरिका चैंपियन है, अमेरिका ये चाहता है और अमेरिका अपने मॉडल को आज पूरे देश में लागू करवा रहा है इन्हीं वैश्विक संगठनों के जरिए। तो आज हालत क्या है? उपभोक्तावादी कल्चर क्या है? आज हमारे वहाँ जो मुखर मध्यम वर्गीय विचारशील आदमी था, वो बराबर डाउन ट्रॉडेन आदमी की अगुवाई करता था। जो निर्धन लोग थे, जो वंचित लोग थे, जो अन्याय और शोषित और पीड़ित लोग थे, उनकी पीड़ा को स्वर देने का काम हमारे समाज का मध्यम वर्ग का आदमी करता था। आज वो मध्यम वर्ग का आदमी इसी उपभोक्तावादी संस्कृति का लती हो गया, वो एडिक्ट हो गया है। और आज जो ये प्रलोभन दिया जा रहा है, ये जो नौ पूंजी बात है, आओ बिना फ्लाइट के कैसे रहोगे, बिना गाड़ी के कैसे चलोगे, बिना ये जो उपभोगवादी, आज जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसको आप उठा के देख लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या बनाती हैं जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती हो? केवल सुख भोगने वाली सामग्री ही तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना रही है। गैर जरूरी चीजों का उत्पादन वो कर रही है, और वो उत्पाद विश्व बाजार में लाके और भारत के बाजार में लाके मेरे भीतर गैर जरूरी आवश्यकता पैदा की जाए। जैसे अगर हमको आज की तारीख में लालटेन की आवश्यकता है, तो हम लालटेन भुला जाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन सामानों को उसकी जगह बेच रही हैं, उसके लिए मेरे भीतर भूख पैदा हो गई। तो उत्पाद के मुताबिक आवश्यकता और आवश्यकता के मुताबिक उत्पाद, तो सब घालमेल हो गया। तो आज जो मध्यम वर्गीय है, वो आज उपभोक्तावाद का पैरोकार हो गया। तो आज इनकलाब के लिए कौन आएगा? कौन क्रांति के लिए आएगा? कौन शोषित वंचित लोगों के लिए खड़ा होगा? दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट से नित्य नए ऐसे कानून बन रहे हैं, या हमारे देश के जो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, उनको भी उठा के आप देखिए कि ऐसे वर्डिक्ट उठ के आ रहे हैं कि हमारे देश में असहमति को स्वर देने वाले लोगों के लिए भारतीय लोकतंत्र में वो स्थान बिल्कुल संकीर्ण और संकुचित होता चल रहा है। आज स्पेस नहीं बचा है, विरोध का कोई स्पेस नहीं बचा है। जो आज 25 साल पहले आपको था, आज वो कहाँ है? आज हालत ये है कि राज्य ने इतना आतंक पैदा कर दिया है कि राज्य के किसी नीतियों के खिलाफ आप सड़क पर उतरने में डर रहे हैं।
तो आज कितनी गुंजाइश बची है इन सारी चीजों के लिए आपके पास। तो आज जो बैठक आपने शुरू की है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि ये अंतिम बैठक नहीं है, इस मंथन से ही बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी और एक स्पष्ट आकार आपके आंदोलन के खातिर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपको संवाद उनसे करना पड़ेगा जिनसे अभी हम दूर, खासतौर से जो यंगस्टर है, जिससे हमारी कोई संवाद नहीं हो रहा है, संवादहीनता है? तो वो जो नौजवान तबका है जिसको हम हथियार बना सकते हैं, उसके लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी बात उसके बीच जाए, जो और लोग हैं उनके बीच जाए। तो डॉक्टर लोहिया अंत में इस बात को कहते थे कि जो कुजात गांधीवादी हैं वही उपभोक्तावाद के संस्कृति के खिलाफ लड़ेंगे। ये कौन कुजात गांधीवादी है? वही जिन्हें आप ST कर रहे हैं, या जन्मजात अपराधी कह रहे हैं, या जो कमेरा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो काम करने वाला है, जिनको आप SC/ST कह रहे हैं या OBC कह रहे हैं, उन्हीं को कुजात वर्ग कह रहे हैं। आज भी किसान ही कुजात वर्ग है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस हालत में भी जो आज चर्चा हो रही है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री बड़े चैंपियन बन रहे हैं, अमेरिका का और ट्रंप का बगैर नाम लिए कह रहे हैं कि इस टेरिफ वार में हम किसान और मछुआरा, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो आज हिंदुस्तान का आदमी नहीं समझ पा रहा। प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था तो मैं ये नहीं समझ पाया, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि गो की मेरी बड़ी व्यक्तिगत क्षति होने वाली है। तो मैं आज तक नहीं समझ पाया भैया कि संविधान का शपथ लेके 140 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री, उसकी व्यक्तिगत क्या क्षति हो रही, क्या क्षति हो रही? तो आज किसान सर्वोच्च प्राथमिकता हो गया, मछुआरा सर्वोच्च प्राथमिकता हो गया, और जिस दिन किसान मर रहा था दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या क्या तोहमतें नहीं लगी उनके ऊपर। और अभी जो मीडिया की चर्चा हम सभी कर रहे थे, अगर वो किसान मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहता तो उसका आंदोलन कभी का फ्लॉप हो गया होता। उसने अपनी मीडिया बेची, उसने अपना एक दूसरे से संवाद करने का तरीका उसने विकसित किया, और गांधी के शुद्ध बताए हुए रास्ते पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे गांधी के समकालीन जो आंदोलन हुए होंगे, चाहे वो चंपारण का हो चाहे कोई, क्योंकि गांधी 22 वर्ष के दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास के बाद जब इस देश के भीतर आए सन 1915 में, तो गए ना चंपारण, और राजकुमार शुक्ला जब उनको लेके गए और चंपारण गए, चंपारण के किसान आंदोलन ने ही मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बना दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी के जीवन काल में अब जैसे एक सफल किसान आंदोलन बारडोली तहसील का हुआ, तो एक तहसील, एक सब डिवीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन देश के नेता हो गए। गांधी ने जिसे स्पर्श कर दिया वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आदमी हो गया। लेकिन बाद के दिनों में स्वाधीनता के 75 वर्षों में मुझे तो कोई दूसरा आंदोलन नहीं दिखता सिवाय दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का। तो आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आओ, पश्चिम के किसान अगर ना हो, तो ये जो पूर्व और बिहार का जो किसान है ये तो जानता भी नहीं, आज की तारीख में भी नहीं जानता कि MSP का क्या नाम है। और इतना बड़ा वो खतरनाक कानून जो अभी मैं ये मानता हूं कि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वो खतरे अभी बने हुए, क्योंकि वो लोग मानने वाले नहीं हैं जो किसान के खेत पर कब्जा करना चाहते, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। जो प्राकृतिक आपके संसाधन थे, जल, जीवन, जंगल, जमीन, अब जो फर्टाइल लैंड है किसान का, उस पर निगाह लगी कारपोरेट कि उसे लेना। तो इन बातों को आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए कि चलिए ठीक से भाई लीक से हट के, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ विषय की उस लाइन के साथ अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। यहाँ मकसद तो ये है नहीं कि हम MP हो जाएंगे, MLA हो जाएंगे, ये मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। और ये सिस्टम में पैबंद लगाने वाली हम बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ये सुधार कर दो, यहाँ ये सुधार कर दो, यहाँ ये सुधार कर दो। इस मुल्क में दिन ब दिन जहाँ लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन का खर्च, वैध खर्च दिन गुना रात चौगुना बढ़ रहा हो, कौन माई का लाल किसान पृष्ठभूमि का आदमी है जो ये कल्पना किया होगा कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे इतना पैसा खर्च करके चुनाव में। तो एक बड़ा जबरदस्त इलेक्टोरल फॉर्म की आवश्यकता हमारे देश में है।
अगर आप राइट डायरेक्शन में लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा बाधक तो यही है आपके वहाँ। दिन ब दिन जो चुनाव का खर्चा बढ़ता चला जाएगा, ये कैसे इसमें जाएगा आम जन का आदमी चुन के असम्बली और पार्लियामेंट के भीतर। तो एक तरह से सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं ये 20-25 वर्षों में कॉर्पोरेट कल्चर को और मजबूत बनाने वाले जो लोग हैं उनके हाथों हाईजैक हो गया। सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज उसका अपहरण इन पैसे वाले लोगों ने कर लिया है। इन सारी चुनौतियों में आपको टटोलना है कि आपके लिए संघर्ष की स्पेस कितनी बची है। तो आपको कोई तलाशना है कि कहां तक आप अपना जद्दोजहद कर सकते हैं, कितनी संघर्ष की जमीन आपके लिए बची है। इन बातों के साथ आपको आप सब देखते रहें जनता। मैं बहुत महसूस। धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता।